अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट को बाय डूइंग सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। याद रखिएगा, आप अगर किसी के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं तो उसका गिवन मैथ्स यूज़ होता है। आपके पास अगर किसी के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं वो तभी पॉसिबल है जब उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों। अगर किसी का मैथ्स दूसरे से डबल है तो वो तब पॉसिबल है जब आप उन दोनों के मैथ्स को कंपेयर करेंगे। इस तरह के बहुत सारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, जो वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझा जाता है। इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो हमें इसकी जस्टिफिकेशन पता हो। या जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको रीज़न पता हो कि ये हम स्टेटमेंट अगर ट्रू मानते हैं तो क्यों मानते हैं, सही मानते हैं तो उसकी वजह क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं और वन बाय वन इन स्टेटमेंट के पीछे जो लॉजिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट statement states the 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of atoms in them। अब पहली बात तो ये है कि equal number of atoms का मतलब ये है, equal number of atoms का मतलब ये है कि आपके मोल्स या ग्राम एटम्स बराबर हैं। अगर तो मोल्स बराबर है ना दो सब्सटेंसेस के, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम और सोडियम, तो इनके ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हैं तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, वो बराबर होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या चीज़, दोनों के मोल्स। सो लेट्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम। लेट्स कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोडियम। यहाँ मैं लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स कैलकुलेट मोल्स ऑफ यूरेनियम। अच्छा, सोडियम के मोल्स इक्वल होंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना गिवन है, 23 ग्राम। मोलर मैस अगर मैं पीरियोडिक टेबल से देखूं वो भी 23 ग्राम में बनता है। सो देयर विल बी 1 मोल। सो सोडियम वुड हैव 1 मोल। ओके, अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करूं यूरेनियम के तो मैस कितना गिवन है, 238। मोलर मैस कितना गिवन है, 238। तो इसके भी कितने बने, 1 मोल। इसका मतलब पता है क्या बनता है कि 1 मोल का मतलब ये है कि सोडियम के 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स मौजूद हैं। यूरेनियम के भी 1 मोल हैं, तो इसका मतलब इसमें भी 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये इस वजह से है कि इनके मोल्स बराबर हैं। सो आपने याद रखना है कि जब भी हम दो एटम्स की तादाद को, क्वांटिटी को इक्वल समझ रहे हैं तो हमने उसके पीछे जो वर्किंग करनी है वो मोल्स की करनी है। सो हम यहाँ लिखेंगे दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बिकॉज दे बोथ कंटेन 1 मोल ऑफ एटम्स इन देम, या दे कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ मोल्स in given quantity of mass. 1 mole of sodium and 1 mole of uranium have equal number of atom which are equal to 6.02 10⁻23। अब चलते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। अब ये जो पार्ट 2 है ना, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, बड़ी आसान सी बात है। इसका मतलब ये बनता है कि कार्बन एटम का जो मैस होगा ना वो मैग्नीशियम से आधा होगा, या मैग्नीशियम का जो मैस होगा कार्बन एटम से डबल होगा। अगर हम मैग्नीशियम एटम का मैस निकालते हैं तो वो फाइंड करते हैं तो वो बनता है 24 AMU।
और अगर कार्बन का मास आप फाइंड करते हैं तो बनता है 12 AMU। अगर मैं 24 और 12 में रेशो देखूं तो वो इस तरह बनेगी कि मैग्नीशियम रेशो कार्बन 24:12 2:1। सो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की जो वैल्यू है ना मास की, वो 2 टाइम्स है किस वैल्यू के, कार्बन के मास के। क्योंकि जब मैंने दोनों के मैसेज को कंपेयर किया तो मैग्नीशियम की डबल वैल्यू जनरेट हुई। तो जब मैग्नीशियम का मास कार्बन से डबल जनरेट हो रहा है तो मैं इसको यूं समझूंगा कि मैग्नीशियम जो है ना वो ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम है। सो ये बहुत इजी सा सिंपल सी लॉजिक बनती है कि इनका चूंकि मास ज़्यादा है, कार्बन से डबल है, लिहाजा यहाँ से अंदाज़ा होता है इट इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना थर्ड पार्ट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपेयर करते हैं ग्लूकोज को, अब ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, बाद में हम इनको कंपेयर भी कर लेंगे। C6H12O6। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। नाउ अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज बराबर हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ये तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बराबर होंगे जब इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इन दोनों के बराबर आ जाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है। तो पहले तो इतना हिस्सा करते हैं ना, द मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू N इज इक्वल टू mass over molar mass. Now the mass given is 180 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होगा 6 कार्बन 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आता है 180। तो 180 ग्राम ओवर 180 ग्राम पर मोल विच कम्स टू बी 1 मोल। अगर ग्लूकोज का 1 मोल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे स्टूडेंट्स? आप याद करें, आपको मैंने ये एवोगैड्रोस में नंबर में बताया था कि 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब ग्लूकोज का 1 मोल है तो इसका मतलब इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने? 6.02 10⁻23। अब सेम प्रोसीजर में अप्लाई करता हूँ सुक्रोज पे। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मेरे पास मास कितना गिवन है? 342 ग्राम। मोलर मास कितना गिवन है? मोलर मास फाइंड कर लेते हैं हम। हमारे पास बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। 12 कार्बन है तो उसको 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया। हाइड्रोजन का मास 22 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 1 इज, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ हाइड्रोजन का मास। और ऑक्सीजन का हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आंसर आया 342। तो 342 ओवर 342 यूनिट क्या होते हैं मोलर मास के? ग्राम पर मोल। तो आंसर क्या आया? 1 मोल। अब आप कहेंगे सर बात यूं है कि इसमें भी इतने ही है। कितने? 6.02 10⁻23। सो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर आ गए। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स फॉर मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। हाँ, एटम्स की बात करते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके कैलकुलेट करूं ग्लूकोज में, टोटल एटम्स, तो वो होंगे 6 + 12 + 6 24। ओके, सुक्रोज में देखता हूं। सुक्रोज में टोटल एटम्स कितने हैं? 12 22 11। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। 12 + 22 + 11, तो ये मेरे पास आंसर आया 5 और 45 नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अगर इसमें 45 एटम्स हैं, इसमें 24 एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल इसको हम स्पेस बना लेते हैं। अगर मेरे पास ग्लूकोज का C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें एटम्स कितने होते हैं? 24।
तो अगर मेरे पास 6.02 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स हों तो एटम्स कितने होंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ पावर 23। एक में 24 होते हैं तो इतने में कितने होंगे 24 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ग्लूकोज की बात की, सुक्रोज की बात करता हूँ, C12H22O11। इसमें एटम्स देखते हैं, एक में कितने होते हैं 45, तो 6.02 10 रेज़ पावर 23 में कितने होंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ पावर 23। नाउ ये तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स पहले से ही डिफरेंट थे, तो जब मैं इनको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 6.02 10 रेज़ पावर 23, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा और इसका आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। मैं मानता हूं कि दोनों में मोल सेम है मॉलिक्यूल्स तक, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम की बात आती है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो उनके नंबर ऑफ टोटल एटम्स मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं टोटल मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो भी डिफरेंट आएंगे। लिहाजा इनके मोल सेम होने से मॉलिक्यूल्स तक तो बात सेम है, लेकिन चूंकि हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है लिहाजा अल्टीमेट रिजल्ट डिफरेंट आएगा फॉर एटम्स। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन completely ionized in water have equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ions are twice than the number of negatively charged ions। पहली बात तो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन हमें पता हो, देन हम कोई स्टेप ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड in aqueous solution will ionize into two ions। कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन वाला हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। एसिड क्या होता है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, और दूसरा होगा हमारे पास सल्फेट आयन SO4 2 माइनस एक्वस। नाउ दिस शुड बी द वन वैल्यू, क्यों एक ही है इसमें सल्फेट। ओके, दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बराबर होंगे। 4.9 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, कम है, ज़्यादा है। हम ये जो स्टेप है 4.9 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं और उन मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, इसको हम एक साइड पे लिखते हैं। देखें मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि 4.9 ओवर मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ 98। कैसे पता लगा? सल्फ्यूरिक एसिड का मैस निकालना हो तो 2 हाइड्रोजन है इसमें, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 that's come to be around 98। So 4.9 gram over 98 gram per molar mass that comes to be 0.05 mole। अब 0.05 मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास फार्मूला क्या होगा? मेरे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ molecules equal to moles multiplied by Avogadro। मोल्स कितने हैं 0.05 और एवोगैड्रो नंबर आप सारों को पता है 6.02 10 रेज़्ड पावर 23 6.02 10 रेज़्ड पावर 23। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 0.301 10 पावर 23। तो मेरे पास जो 4.9 ग्राम है ना उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं 0.301 10 पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के। अच्छा, अगर एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो 2 हाइड्रोजन के आयंस बनाता है, 1 सल्फेट का आयंस बनाता है। तो अगर 0.301 आयोनाइज होंगे तो मेरे पास जो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे ना वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.301 10 रेज़्ड पावर 23 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0.301 10 रेज़्ड पावर 23। अब आप कहेंगे सर ये तो आ गया डबल आंसर,
हाइड्रोजन आयन का आ गया डबल आंसर 0.602 10⁻23 और इसका आ गया सेम 301 10⁻23। अगर आप गौर करें तो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड को जब आयोनाइज करता था तो जो उसमें हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन 2 टाइम्स होता था नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के मुकाबले में। और मेरी 4.9 ग्राम की कैलकुलेशन में भी सेम यही रिजल्ट आया है। अच्छा, पहला हिस्सा तो हमारा ओके हो गया कि जब मैं इनको आयोनाइज करता हूं तो इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन के मुकाबले में आधे हैं, या पॉजिटिवली चार्ज आयन डबल है और नेगेटिवली चार्ज आयन 1 टाइम्स है। ओके, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तो देखें इसमें पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं। हाइड्रोजन आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 पे कितना होगा 2 पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे भी कोई सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस जब आयोनाइज होगी तो जितने पॉजिटिव चार्जेस बनाएगी उतने ही नेगेटिव चार्ज बनाएगी। इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होता है ना तो अगर वो 2 पॉजिटिव चार्जेस बना रहा है तो 2 ही नेगेटिव चार्जेस बनाएगा। तो अगर तो सल्फ्यूरिक एसिड के 0.301 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो 4.9 ग्राम में थे वो पॉजिटिव चार्जेस बनाते हैं 0.602 10⁻23 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो वो नेगेटिव चार्जेस भी उतने ही बनाएंगे 0.602 10⁻23, क्योंकि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही नेगेटिव चार्ज है हमारे पास उस सब्सटेंस के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट हैज थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर। 1 मिलीग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना वो है 1×10⁻³ ग्राम। जब मैं पोटाशियम क्रोमेट के सॉलिड मटेरियल को डिसॉल्व करता हूँ तो वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एज यूजुअल पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव। पोटाशियम मेटल है तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, बनाएगा के पॉजिटिव, कितने बनाएगा, ये बनाएगा 2 पॉजिटिव के, और जो हमारे पास क्रोमेट आयन है वो बनेगा 1। अब इस पे चार्ज आता है 2-। अपेरेंटली अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल 2 पॉजिटिव चार्जेस में ब्रेक डाउन हुआ है और एक नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन में ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि 2 पॉजिटिव आयन्स बनाए हैं उसने, 2 पोटाशियम आयन्स बनाए हैं और एक नेगेटिव आयन बनाया है। अब अगर मैं टोटल इनको ऐड कर लूं यानी कि 2 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन तो ये बनते हैं टोटल 3 आयन्स। तो एक मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो वो 3 टाइम्स आयन बनाता है, यानी कि एक कितने बना रहा है 3। 1 मिलीग्राम में x नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं जनरल अगर एज्यूम कर लूँ x है तो जो इसमें आयन्स होंगे वो 3 टाइम्स x होंगे, क्योंकि अगर एक 3 बना रहा है तो x कितने बनाएंगे 3 टाइम्स x बनाएंगे। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस को आयोनाइज करता हूं तो अगर एक सब्सटेंस आयोनाइज कर रहा हूं, मैं पोटाशियम क्रोमेट की बात करूं, वो एक सब्सटेंस आयोनाइज कर रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो बनेंगे, पहली बात है वो तो डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस कौन सी है। मसलन अगर वाटर हो तो एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है, तो टोटल 2 आयंस बनते हैं। लेकिन पोटाशियम क्रोमेट को अगर मैं आयोनाइज करता हूं तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 3 आयंस, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्टूडेंट्स पार्ट 6 अब हम करने जा रहे हैं। आपने ये जो पार्ट 5 है इसका सिंपल आंसर लिख देना है कि इन 1 मिलीग्राम, या जेनेरिक भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे वो 3 टाइम्स ही बनाएंगे, क्योंकि अगर 1 मिलीग्राम में x मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 3 टाइम्स x बनाएंगे। आपने इसका जेनेरिक आंसर भी लिख सकते हैं कि 1 में 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं और
एक नेगेटिव आयन होता है। वन ए मॉलिक्यूल को जब मैं आयोनाइज करता हूँ तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 2 पॉजिटिव आयन एंड 1 नेगेटिव आयन। सो देयर कम्स 3 आयन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल व्हेन आयोनाइज्ड। सो इन 1 milligram if there are x number of molecules, then these x number of molecule of 1 milligram will be converted into 3 times of x, यानी कि thrice times ion as compared to the number of molecule। अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं पार्ट 6। 2 grams of hydrogen, 2 grams of hydrogen, ओके, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ओके, और फिर हम उसे कंपेयर करने जा रहे हैं विद 44 ग्राम ऑफ CO2। कहते हैं ये इतने डिफरेंट मैसेज हैं गैसेस के, और ये सेपरेटली वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करते हैं सारे एक जितना करते हैं, 22.414 dm³। The volume occupied by 16 gram methane is also 22.414 dm³। The volume occupied by 44 gram of carbon dioxide is also 22.414 dm³। हालांकि मीथेन को देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए और हाइड्रोजन को देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ बिगर देन द मीथेन मॉलिक्यूल, और मीथेन के मुकाबले में हाइड्रोजन छोटा सा है। तो इनके साइज़ का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये गैसेस अगर ली जाएं 1 मोल तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना मेंशन्ड है, यानी कि 22.414 dm³। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स होता है? ये 1 मोल होता है। कैसे? 2/2, मैस ओवर मोलर मैस 1। मीथेन का मोलर मैस होता है 16, तो इसके भी मोल्स जो बनेंगे 16/16 1 बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स 1 बनेंगे क्योंकि जो गिवन मैस है वही उसका मोलर मैस होता है। तो अगर सारों के 1 मोल हैं, अगर मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट एक्सपेंड कर लूँ STP पर, तो ये सारे एक जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ये कहलाता है इनका मोलर वॉल्यूम। अगर मैं इन गैसेस को आइडियल कंसिडर करता हूँ, STP पर कंसिडर करता हूँ, इनके 1 मोल लेता हूँ तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान, इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो 300 टाइम्स होता है इनके डायामीटर के मुकाबले में, यानी कि इनके डायामीटर के 300 टाइम्स डिस्टेंस होता है उनका आपस में। जब इतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनका आपस में तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये गैसेस जो है इनका जो साइज़ है या मैस है वो पार्ट प्ले करेगा उस वॉल्यूम पे जो ये गैसेस ऑक्यूपाई करेंगी। गैसेस का जो वॉल्यूम है ना, इन गैसेस का जो वॉल्यूम है वो इनके दरमियानी फासले के ज़्यादा होने की वजह से 22.414 dm³ होता है। इनके दरमियानी फासला कितना होता है? 300 टाइम्स ऑफ देयर डायामीटर एट STP 1 मोल। तो जब इतना ज़्यादा इनका आपस में ये फासला होगा, जब इतना ज़्यादा इनका आपस में फासला होगा तो इनका साइज़ और इनका मैस तो कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा, इट वुड अमाउंट नथिंग। तो आप यूँ कहेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर। द साइज एंड मैसेज ऑफ दीज molecules have no effect on the volume. That's why whenever we take the same mole of gas, they will occupy same volume which is 22.414 dm³ at STP. स्टूडेंट्स, जो हमने सारे पार्ट्स किए हैं, इन सारे पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी पड़ी हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी है लॉजिक भी बतानी पड़ी है। जस्टिफिकेशन के लिए आपको उनसे रिलेटेड जो जो बातें हैं, चाहे वो मोल्स कैलकुलेट करके बताना हो या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करके प्रूफ करना हो, ये सारी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो हर साल बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपने वो कैलकुलेशंस भी लिखनी है और जस्टिफिकेशन भी बतानी है। ये दोनों मिलके आपको 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के लेकर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं और कैलकुलेशन रफ
पेज पे कर लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको वो कैलकुलेशन परफॉर्म उसी जगह पे करनी है जहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपको आसान लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।